अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए सर, आ जाएं आ जाएं जी, इब्तिदा करते हैं मेरा बच्चा। सर, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? सर, पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्दर एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। हमारे थे कि भैया इसमें होल्डिंग सब्सिडी में चेंजेस में क्या क्या चीजें होंगी। पिछली जो क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने फर्दर एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं सर? आज की क्लास में हम उसी को जो है लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, पहले हम रिवाइज करते हैं जो पिछली क्लास में फर्दर एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट था। फर्दर पढ़ा था हमने, फर्दर करके डिस्पोजल कर लिया था, है ना? आ जाए, चलिए सर, स्टार्ट करना है मेरा बच्चा। ऑनलाइन वाले बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ होंगे। और चले जी सर। फर्दर एक्विजिशन था, हमने कहा था हम शुरू से आते हैं सर। ये जो पूरा स्टेप एक्विजिशन होता है, स्टेप एक्विजिशन क्या होता है सर? स्टेप एक्विजिशन होता है कि जिसके अंदर हमने कहा कि हम एसोसिएट से अपना बना लेते हैं, सब्सिडी बना लेते हैं। सही है सर। उस टाइम पे जो गेन लॉस आता है सब्सिडी बनाने में, वो कहाँ जाता है? पीएनएल में जाता है। लेकिन स्टेप एक्विजिशन के बाद जब फर्दर एक्विजिशन करते हैं, तो हमने कह दिया सर, ये जो मस्ती होती है खाली के 60 से 80% कर लिया, अपने से और अपना बना लिया, तो वो अपने से जो हम और अपना बनाते हैं सर, वो गेन लॉस हमारा कहाँ जा रहा होता है? ओसीआई में जा रहा होता है सर। फिर हम मजीद आगे बढ़े और हमने कहा था, हमने पिछली क्लास के एंड में कॉन्सेप्ट कहा था डिस्पोजल। सर, डिस्पोजल में दो होती है, कंट्रोल लॉस्ट और कंट्रोल नॉट लॉस्ट। कंट्रोल लॉस्ट का मतलब क्या होता है कि सर, हमने कहा कोई हमारा अपना था, अब हमने उसको पराया कर दिया, है ना सर? तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक वर्किंग होती है, वर्किंग थी हमारे पास। और कंट्रोल लॉस्ट के केस में गेन लॉस पीएनएल में जाएगा। ठीक है सर। हम कहते हैं डिस्पोजल प्रोसीड्स, फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इन एनी और इफ एनी, और नेट एसेट एट डिस्पोजल होते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल एट डिस्पोजल होती है, और कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई को उससे नेट करते हैं। तो हमने कह दिया कि सर, हमारे पास जो है गेन या लॉस आ जाता है। हमने मोहित की एक एग्जांपल पढ़ी थी कि भैया मोहित के केस में इंडिविजुअल बुक्स में क्या एंट्रीज बन रही है, ठीक है, डिस्पोजल में, और कंसोलिडेटेड बुक्स में क्या पढ़ रही है। फिर एक सवाल था कुचन वाला, वो हमने नहीं किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं कुचन वाला सवाल। तो आ जाए सर, आ जाए आज की क्लास हमारे साथ। कुचन, बुक के पेज नंबर 312 पे है। न्यू बुक के पेज नंबर 312। पीडीएफ आपके पास मौजूद होना चाहिए। कंटिंजेंट कंसिडरेशन का भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम इसको रीमेजर करते हैं कब? हर रिपोर्टिंग डेट पे। आ जाए, क्वेश्चन वाला सवाल है, स्क्रीन पे आपको नजर आना शुरू हो गया है मेरा बच्चा। सवाल पढ़ते हैं, बड़ा सवाल है, ठीक ठाक बड़ा सवाल है। आ जाए, फुल डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडरी कुचन, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सही है जी, ऑपरेट्स इन दी टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड एज इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटिटीज ऑपरेटिंग पब्लिक सेक्टर। फिर कह रहा है ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही है, कितनी है भैया इसकी? हमने कह दिया ये है इसकी भैया, ड्राफ्ट स्टेटमेंट फाइनल पोजीशन है इसकी 31 मार्च 2015 को एज एस फॉलोज: एसेट्स, नॉन करंट एसेट, पीपी, इन्वेस्टमेंट, मैक हो गया। फिर हम आ गया और हमने कहा द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 1 अक्टूबर को हमने कहा, डेट्स आर इंपॉर्टेंट, डेट्स को हम हाईलाइट करते जाएंगे। 1 अक्टूबर 14, 1 अक्टूबर 14 को क्या हुआ सर? 1 अक्टूबर 14 को हमने जो एक क्वेश्चन अक्वायर्ड 70% ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट, सही है, of House, a public limited company. The purchase consideration comprised 20 million shares of $1 acquisition at the acquisition date and 5 million shares if House net profit was at least 4 million for the year ended on that date। देखें सर, हमने कहा 20 मिलियन शेयर्स 1 रुपए वाले अपने दे दिए, दूसरा हमने कह दिया 5 मिलियन शेयर्स और देंगे अगर नेट प्रॉफिट 4 मिलियन हुआ। सही है, हियर अर्निंग टू दैट, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ द कुचन शेयर्स ऑन 1 अक्टूबर 14 वॉज
2 per share and that of house was 4.2 per share if it is felt that there is 20% chance of the target being met. अभी इस पे आएंगे, हमने कहा सर 20% चांसेस हैं कि टारगेट क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा। सर अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक बात याद है कंटेंट में कि हम बोलेंगे कि यार 20% चांस है तो हम बोलेंगे कि यार चलो भाई छोड़ दो, अब हम इसको कुछ भी ना करें। नहीं सर, 20% चांस है तो कुछ ना कुछ इसकी वर्किंग करेंगे। कंटीजेंट कंसिडरेशन को हमेशा अकाउंट फॉर करते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अनुसार। आ जाए, Kuchan wishes to measure the NCI at the fair value at the date of acquisition. At acquisition date, the fair value of the non-controlling interest in house was based upon quoted market prices on 1 October 14. Fair value of the intangible net asset was acquired was 48 million and the retained earnings of house were 18 million and the other components of equity were rupees 3 million. The excess in the fair values due to non-depreciable land, no increase had been made in the financial statements of Kuchan for the acquisition of house. हाउस की हमने कोई एंट्री नहीं बनाई, ठीक है सर। लैंड के ऊपर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई है, ठीक है, उसने हमें ये बता दिया। और हमें ये भी पता है कि एक्सेस जो है वो नॉन डेप्रिशिएबल लैंड के ऊपर जाएगा, मतलब हमें एक्सेस को निकालना होगा, ठीक है। उसने हमें 48 बता दिया है, रिटेन अर्निंग बता दी है, इक्विटी के बता दिए 21, शेयर कैपिटल हमें इसका क्वेश्चन का पता है कितना है भैया, इसका हाउस का है शेयर कैपिटल आ रहा है 13, तो भैया आप बता दें 34, तो जो एक्सेस आ रहा है 14 मिलियन का वो हमने कह दिया क्या है, नॉन डेप्रिशिएबल। On 1 April, Kuchan acquired 80% of the equity interest of MAC, a privately owned entity, for a consideration of 57 million. Consideration comprised cash of 52 million and the transfer of non-controlling with a fair value of 5 million. ठीक है भैया, 80% हमने एक और सब्सिडी को अक्वायर कर लिया, ये भी याद रखना है सबने। एक सब्सिडी जो पहले थी दूसरी को भी अक्वायर कर लिया हमने 1 अप्रैल 14 को, ठीक है ना। बल्कि ट्रांसफर हमने कहा नॉन डेप्रिशिएबल लैंड विद फेयर वैल्यू ऑफ 5 मिलियन, अपनी लैंड विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लैंड एट द एक्विजिशन डेट वाज 3 मिलियन एंड द लैंड हैज ओनली रिसेंटली बीन ट्रांसफर्ड टू द सेलर ऑफ द शेयर्स इन मैक एंड स्टिल कैरीड एट 3 मिलियन इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ किचन एट 31 मार्च 2015। मतलब 31 मार्च 2015 को भी ये लैंड आ रही थी, ठीक है। The only consideration shown in the financial records of Cochin is the cash paid to the share. सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि land has only recently been transferred to the seller in share, seller of the shares in MEC। सर ईयर एंड तक ट्रांसफर नहीं की थी, ईयर एंड के बाद हुई है, सही बता रहे, अभी अभी हमने की है। आ जाए, at the date of acquisition identifiable net assets of MEC had a fair value of 55 million, retained earnings were 12 million and other components of the equity were 4 million, ठीक है। 55 मिलियन की थी, रिटेन अर्निंग 12 थी, अदर कंपोनेंट 4 के थे। एक्सेस इन द फेयर वैल्यू ड्यू टू नॉन डेप्रिशिएबल लैंड, सो स्वीट ऑफ हिम, यहां पर भी इसने डेप्रिशिएबल लैंड के बारे में कह दी, नॉन डेप्रिशिएबल में। MEC had made up net profit attributable to ordinary shareholders of 3.6 million for the year to 31 मार्च 2014। Kuchan wishes to the NCI at fair value at the date of acquisition, NCI has to be fair using a public entity market। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसने कह दिया कि सर देखें कभी कभी हमारी लिस्टेड कंपनी नहीं होती, सही है ना। जैसे अभी हमने मैक एक्वायर्ड किया, लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो हम कंपैरेटिव लिस्टेड कंपनी देखते थे, उसका क्या पी रेशो है और हमारा क्या पी रेशो है ना। कह रहा है Kuchan has identified 2 companies who are comparable to MAC and who are trading at an average price of to earning ratio of 21. Kuchan has adjusted P ratio to 19 for differences between the entities and MAC for the purpose of fair valuing the NCI। क्या मतलब है सर? पी रेशो उसने कहा उनका 21 है, लेकिन क्योंकि हम नहीं है तो और हमारा डिफरेंस है तो हमने अपना पी रेशो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। क्या मतलब होता है, जो आपकी अर्निंग है ना उसके मुकाबले में आपकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, सही है। इंडस्ट्री की अर्निंग्स के मुकाबले में अर्निंग फॉर द ईयर 21 है, हमने कहा हमारा 19 होगा। कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। कुचन ने 80% शेयर परचेस किए हैं, ठीक है, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट इतने हैं, 50 में शेयर हुए हैं, फिर हमने कहा एक और है। चलिए सर, सबसे पहले हमने कहा ज्यादा इन्फॉर्मेशन पे अगर हम जाएंगे ना तो हमने कहा हम परेशान होंगे। हमने क्विकली स्किम किया, हमने कहा 3 सब्सिडरीज हैं, सही है। कुचन ने लीज के ऊपर भी काम किया है, सही है, सेल एंड लीज बैक की भी एक ट्रांजेक्शन है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी है कुचन की, ठीक है। फिर हमने कहा सर इन सब के बाद बस ये है। अब आ जाते हैं बिजनेस सेगमेंट जो है ना उनका, जिसको ये डिस्पोज कर लो उसके ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले हमने कहा सर सोना करके बनाएंगे एक एक की। मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में इसको खुद से रीड करना और इसकी सोना की तरफ बढ़े।
सोचे सोना में क्या क्या एडजस्टमेंट आएंगे, कोई इनिशियली एडजस्टमेंट का ताल्लुक सोना से नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। हाउस की सोना सबसे पहले बनाए, बहुत आसान है हाउस की सोना, उसने सब कुछ बता दिया है। चलिए सर, आ जाए, हाउस के ऊपर आएंगे। हमने कहा हाउस के केस में सर सब चीजें हमें गिवन है, चिल्ला चिल्ला के उसने बता दी, उसने हमें बता दिया कि भैया शेयर कैपिटल जो है वो 26 का है, ठीक है। रिटेन अर्निंग आज है 15 की, अदर कंपोनेंट्स कितने हैं, 4 के। इनको हम प्लस करें इन तीनों को तो ये बन गया 45, ठीक है। फिर उसने हमें ये भी बता दिया कि अगर हम जाएं तो एक्विजिशन डेट पर शेयर कैपिटल तो उतने का ही होगा, ठीक है ना सर, कितने का है। सॉरी, हाउस को मैं, इसको मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने उसको पकड़ लिया, किसको। हम आगे हमने कह दिया कि सर हाउस पे आते हैं। हाउस की 13, रिटेन अर्निंग 24 और अदर कंपोनेंट आज हैं 5 के, 42 के टोटल आज हैं, सही है। और इसमें एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी अगर गौर से पढ़े तो वो कह रहा है हमसे कि भैया 1 अक्टूबर 2024 को कुचन ने 70% जब अक्वायर किया था तो उस टाइम पर शेयर कैपिटल तो वही 13 का होगा, ठीक है। और उसने हमें बता दिया कि भैया रिटेन अर्निंग जो है, टोटल नेट एसेट्स 48 के थे एक्विजिशन डेट पे, ठीक है। रिटेन अर्निंग 18 की थी और 3 की थी, सही। और जो डिफरेंस था वो फेयर वैल्यू ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल लैंड था, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। ऐसा ही है सर। तब हमने कहा आ जाए हाउस की सोना पे। हमने कहा हाउस, चलें सर, हाउस के केस में देखें, शेयर कैपिटल 13 का था, 13 का ही रहा, ठीक है। फिर हमने कह दिया कि सर 24, 18 एक्विजिशन डेट पे, सही है। फिर हमने कह दिया 3 और 5, ये तो हो गया। फिर उसने हमें बता दिया था एक्विजिशन डेट पे टोटल 48 है, ठीक है। और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बेसिकली हमारे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, जो कि एक बैलेंसिंग फिगर है लैंड की, नॉन डेप्रिशिएबल लैंड की। किसकी, नॉन डेप्रिशिएबल लैंड। तो हमने कह दिया भैया नॉन डेप्रिशिएबल लैंड की जो, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है, तो इस केस में ये आ गई 14 की। तो हमने कहा एक्विजिशन डेट पे 48, रिपोर्टिंग डेट पे 56, और डिफरेंस कितने का गया 8। अब इसकी गुडविल निकाल लेते हैं। हमने कह दिया कि हमने जो शेयर्स लिए हैं वो कितने के लिए, 20 मिलियन वाले, सही है ना। फेस वैल्यू एक थी, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी अपने शेयर्स की, 2। तो हमने कह दिया कि भैया 20 इंटू ये कितना हो गया, 40। 20 इंटू ये कितना हो गया, 40। फिर हमने कहा कंटिंजेंट कंसीडरेशन, हमने कहा 5 मिलियन अपने और शेयर्स देंगे, कब, जब तुम प्रॉफिट का टारगेट अचीव कर लो। तो हमने कहा कंटिंजेंट कंसीडरेशन को हमेशा कंसीडर करना, ये बात दिमाग में रखना। ये नहीं कि भैया 20% तो मतलब है कि यार पॉसिबल है तुम 1037 में घुस जाओ, नहीं, लेंगे। बस 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कहा अगर हम अपने 5 मिलियन और शेयर देने का हमने उससे वादा किया हुआ था, है ना सर, कि भैया हम तो ये जो है 5 मिलियन और शेयर देंगे, ये लिखा हुआ है ना। और उस दिन मार्केट वैल्यू भी 2 के हिसाब से लेंगे, लेकिन बस मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20% से। तो सर 20% जो है हमने कह दिया, तो हमारे पास कंटीजेंट कंसिडरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। फिर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, एनसीआई के बारे में क्या कह रहा है, फेयर वैल्यू पे कहते हैं, और एक्विजिशन डेट पे हमने कह दिया अगर हमारे पास 70% है तो टोटल शेयर कैपिटल कितना था, 13 का। उसके पास कितना होगा, 13 का 30% मल्टीप्लाई बाय एनसीआई की शेयर की फेयर वैल्यू, वो कितनी है, उस हमें बता दिया है 4.2। तो कितना हो गया, 16.4, ऐसा ही है। फिर हमने कहा जस्ट लेस फेयर वैल्यू ऑफ द गुडविल आ गई, 10.4 की गुडविल आ गई, किसकी, हाउस की। तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स हो गया हमारा खत्म। क्या हम क्लियर हैं सर। फिर हम आगे बढ़े। हमने कहा सर इसकी एनसीआई पे आ जाते हैं। हाउस की एनसीआई, एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू कितनी आई, 16.4। सोना का डिफरेंस कितना था, 8 का। कितने का डिफरेंस था सोना का, 8 का। तो कितना हो गया,
18.8 का इसका हो गया नेट। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? पक्की बात है सर, ये हो गई इसकी क्या, एनसीआई। अब हमने कहा इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट जो है ना हम अपनी सीआरई में भी डाल देते हैं ना, सीआरई में भी हम डाल लेते हैं। पहले हम इसको पूरे को कर देंगे सफेदी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सवाल के लिहाज से पेरेंट के सीआरई 41 गिवन है, और अदर रिजर्व कितने थे, 12। सही है। हाउस के केस में हमने कहा सर क्या पोस्ट एक्विजिशन हाउस कितना आया, पोस्ट एक्विजिशन हाउस टोटल 8 का है, लेकिन अगर आप इसमें कहते हैं तो 6 की रिटेन अर्निंग है और 2 का ओसीआई है। तो हमने कहा सर हम इसमें आ जाए, 6 का 70 और 2 का भी 70। ठीक है, 1.4 और 4.2। तो सर ये बेसिकली हमने कहा यहां तक क्या हो गया, हमने कहा सर ये हो गया हाउस का गेम खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं मैक। आपको पता है मैं एसीसी के सवालों से पहले आपकी प्रैक्टिस करा के फिर आपको फाइनल पे क्यों लाऊंगा, क्योंकि एसीसी वाला सवाल जो होता है ना उसके अंदर अच्छी बात ये होती है कि और वो एक एडजस्टमेंट में ना सब्सिडी की सारी बातें करने लग जाता है। आईक्यूब की तरह वो नहीं करता है, वो दूसरे स्टैंडर्ड टेस्ट करता है खाली पेरेंट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, फिर कह रहे हैं मैक 80% एक्टिविटी के मैक में अक्वायर किया है, प्राइवेटली ओन्ड एंटिटी है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 57, प्राइवेट ओन्ड है इसीलिए। Consideration comprised of 52 million and the transfer of non-depreciable land with a fair value of, तो 57 में दोनों चीजें शामिल है। ठीक है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द लैंड एक्विजिशन डेट पे 3 की थी, लैंड हैज ओनली बीन ट्रांसफर्ड टू द सेल अभी हुई है, तो 2 मिलियन का उसके अंदर गेन भी आएगा, है ना, और 3 मिलियन की दिक्कत है, और हमने कहा कैश हमने शो किया। फिर कह रहा है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 55 मिलियन के उसके फेयर वैल्यू थी, इसमें भी वही है, 12 की रिटेन अर्निंग थी और 4 के वो थे। The excess in fair value is due to non-depreciable land. Mac had made a net profit attributable to 3.8 for the year to 31 मार्च 2016। हमने इसको अप्रैल में अक्वायर किया। सर हमारा ईयर एंड क्या है, ईयर एंड भी हम देख लेते हैं भैया अपना 31 मार्च 2015 है। ठीक है ना, तो हमने उसको 6 महीने पहले अक्वायर किया था और इसको हमने पूरे साल भर पहले अक्वायर किया। ठीक है, अब आ जाते हैं मैक के केस में। सबसे पहले हमने कहा सोना बनाते रिटेन, इसका शेयर कैपिटल कितना है 26, 15 की रिटेन अर्निंग है और 4 की तो हमने कहा 45 ही है, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो अपनी जगह आएगी आएगी, है ना। 26 26 15 12 4 4, अदर लेजर में इसके कोई चेंज नहीं। एक्विजिशन डेट से रिपोर्टिंग डेट में देखें सर, यस सर, तब भी 4 के थे, अब भी 4 के, रिटेन अर्निंग 12 से हो गई है 15, नजर आ रही है हमें, है ना। चलें, अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमें बता दिया कि भैया 55 की टोटल फेयर वैल्यू, इसका मतलब डिफरेंस है 13 का, और ये नॉन डेप्रिशिएबल लैंड है, तो हमने कह दिया सर ये वही आ जाएगा फिर। तो हमारे पास 3 का डिफरेंस आ गया मैक के केस में। इसकी गुडविल पे आते हैं, इसकी गुडविल बहुत इंटरेस्टिंग है। फेयर वैल्यू कितनी है, कैश 50 है, लैंड कितनी है 5, लेकिन एनसीआई के लिए हमें करनी पड़ेगी वर्किंग। अब वर्किंग के लिए इधर देख लो सर, ये वर्किंग के लिए इधर देखना, प्राइस टू अर्निंग रेशो हमें गिवन है। फिर समझते हैं, ये बहुत वैसे तो बहुत सिंपल, तुम चीते हो आ ही जाएगा। सर कॉम्पिटिटर का कितना है 21, हमारा कितना है 19। अब इसने एक शरारत क्या है, इसने हमें फॉर द ईयर प्रॉफिट दे दिया है 3.6, मतलब बोला जो अर्निंग होती है ना उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 3.6 और इंटू 19, तो ये आपके पास आ जाएगा 68 पॉइंट, जो उसने कहा है 4। अब ये आ गई टोटल कंपनी की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई कंपनी की। इसमें देखो एनसीआई के यहाँ पे शेयर्स की अलग वैल्यू हमें सब्सिडी के नहीं बताए, क्योंकि वो क्या है प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की वैल्यू निकालना आसान नहीं होता। यही तरीका होता है कि आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, या तो आप पर शेयर के हिसाब से अर्निंग देते, अगर वो हमें अर्निंग पर शेयर देता तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 19 कर लेते। उसने हमें टोटल कंपनी का प्रॉफिट दे दिया तो हमने उसको क्या कर दिया
मल्टीप्लाई बाय हमने कह दिया 19, तो टोटल कंपनी की वर्थ है 68.4 मिलियन। उसमें से एनसीआई कितनी है इसकी? 20%। 80% हमारे पास है। तो हमने देखा सर यहाँ पर ये प्राइस टू अर्निंग की वर्किंग की हुई है, सही है, और एनसीआई को दे दिया हमने उसी का शेयर। हमने कह दिया 68.4 का, और हमने कहा गुडविल इसकी हमारे पास आ गई 15.7। ठीक है, फिर आ जाते हैं एनसीआई की वर्किंग। एनसीआई एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना हो गया? 0.6, और 14.3 हो गया हमारा क्या? कंसोलिडेशन। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? पक्की बात है? चलें सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे? हमने कह दिया इसकी भी चीजें सीआरई में डाल देंगे। देखिए सीआरई में इसके लिए दो तीन चीजें आएंगे सर। देखिए एक तो इसका आ जाएगा शेयर ऑफ, 3 का इसका शेयर आ रहा था सोना में, है ना? देखिए 3 का आ रहा है बैलेंसिंग यस डिफरेंस कॉलम क्यू में। और हमने कहा उसका दूसरा, हमने कह दिया लैंड के डिस्पोजल पे गेन आ गया। ठीक है, क्या हम यहां तक क्लियर हैं? अब हमने कहा सर हमने 2 सब्सिडियरियों को निपटा लिया। अब हम किसकी तरफ जाएंगे? तीसरी। अब तीसरी से गेम थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। कह रहा है कुचन है, इसकी निकालो गुडविल में। 1 मिनट, इसको पानी का बोल के आया। जाफर भाई, चाय पानी कुछ नहीं देना आज? क्यों ऐसे बैठे हुए? रात को 3 बजे पौने 12 बजे तक के कोचिंग चार्ज पे लगा दें। खत्म हो गई है। मैंने आपको चाय के बोलने ऊपर देखें। इसको उसको उसको चार्जर है आपके पास? हसन को दे दें। हसन चार्जर है हीरो तेरे पास? टाइप सी लीड है? दे दे, लीड दे दे, देखो। कैश दे दे। आ जाए। Kuchan had purchased an 80% interest in Niche for 40 million on 1 अप्रैल 2014 when the fair value of the identifiable net asset was 40. Partial goodwill method has been used to calculate goodwill, and an impairment of 2 million had arisen in the year ended 31 March 2015. There were no other impairment charges or items requiring holding in niche was sold for 50 million on 31 March 15, and the gain on sale in Kuchan's financial statement is currently recorded in other components of equity. Carrying value of the niche's identifiable net assets other than goodwill was at the date of sale. Kuchan had carried the investment in niche at कॉस्ट इंडिविजुअल बुक्स में। अब सर सुनिएगा, ये डिस्पोजल वाली कहानी है। किसकी वाली कहानी है? अब मेरा एक मासूमाना सवाल है तुम लोगों से। किससे? तुम लोगों से। सर सवाल ये है कि क्या ये कंसिस्टेंसी पॉलिसी के खिलाफ नहीं, आईएसीएट के खिलाफ नहीं, कि 2 को तुम फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हो और 1 को तुम प्रोपोर्शनेट पे कर रहे हो? क्यों? क्यों अलाउड है? क्या? यार मेरे हिसाब से तो यार उसकी नॉन कंप्लाइंस है। किसकी? क्यों नॉन कंप्लाइंस है? यार हाँ, ये शहजादे है, मेरे पास भी चार्जर निकल आया ये। सर चेंज इन पॉलिसी, सही है ना? आइडियली ऑडिटर कन्विंस हो जाए तो सही है, कि कोई रीजन हो, सही है ना, कि यार फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती, बहुत ज्यादा मसले हैं, ये वो है ना। वरना मेरे हिसाब से नॉन, बट क्योंकि ये सवाल वो वाला नहीं है, तो इसमें हम इग्नोर कर सकते हैं। चलो भाई ऑडिट का सवाल नहीं, वरना अगर ऑडिट के केस में ना, अगर आ जाए ना ऑडिट के केस में, तो भाई केस स्टडी में आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि भैया ये तो सही है। अब आ जाए इसकी। सर सोना बहुत आसान है। क्यों? एक्विजिशन डेट के उसने नेट एसेट्स हमें बता दिए कितने के हैं?
और रिपोर्टिंग डेट के भी बता दिए कितने के, 60। सही है सर। डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस हो गया सर 16। ठीक है, गुडविल पे आ जाते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने कितने की खरीदी थी, 40 की, और हमारा शेयर कितना था 80%, तो हमने ले लिया 40। गुडविल कितनी आ गई, इंपेयरमेंट आ गई थी कितनी, 2। हमने कहा नेट फिगर कितने की आ गई, 2.8 की आ गई नेट फिगर। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? अब आ जाते हैं सर इसकी वर्किंग, ये कंट्रोल लॉस्ट है ना सर। तो हमें देखना है गेन आ रहा है लॉस आ रहा है। सेल्स प्रोसीड कितने में बेची हमने, 50 में। कितने में बेची, 50। क्या कोई रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है, नो सर, तो वो हो जाएगी फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 0 लेस। नेट एसेट डिस्पोजल कितने थे, कैरिंग अमाउंट कितनी थी गुडविल की, 0, और अपना 2। और एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी थी उस दिन, 60 के कितने परसेंट देंगे, 20%। है ना सर। देखें सिंपल, एनसीआई कैसे निकलेगा, हमने कह दिया भैया अगर हम 60 की रिपोर्टिंग डेट है तो प्रोपोर्शनेट में हम क्या करते हैं, 60 का हमने 20% दे दिया। कितना हो गया सर, हमने कहा सर ये हो गया हमारे पास 12, तो अब हमारे पास कितना आ गया 50.8, और लॉस कितना आ गया 0.8, तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी कितना आ गया 8। अब इधर सुनना, इंडिविजुअल बुक्स में ये कितने की किस पर रिकॉर्डेड थी, अब ये याद रखना इंडिविजुअल में कॉस्ट पे रिकॉर्डेड थी, और हमने डिस्पोजल इंडिविजुअल कुछ नहीं बताया, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने इंडिविजुअल बुक्स में डिस्पोजल भी रिकॉर्ड कर लिया है। तो अगर कॉस्ट पे थी, कॉस्ट कितनी थी, हमने कहा हमने खरीदा कितने का था, 40 में। सही है, बेचा कितने में, तो इंडिविजुअल बुक्स में इसके ऊपर गेन आ गया होगा जिसको हमें रिवर्स करना है। वो कितना है सर, 10 का, है ना सर। और ये 10 का गेन ओसीआई में क्यों जा रहा है, ये देखें, द गेन इन सेल इन कचन is currently recorded in other components of equity। ओसीआई में हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया हुआ है। क्या हम क्लियर हैं मेरा बच्चा, ठीक है। तो हमने कहा अगर हमने इसको भाई ओसीआई में रिकॉर्ड कर दिया तो गलत है ना, ये तो ज्यादती है इसके साथ, नहीं। तो आए सर अब आगे बढ़ेंगे। जजाकल्ला, मैं लगा देता हूँ चार्ज पे जी, 5:30। फिर आते हैं, तो ये हमने कह दिया कि सर इसका खेल खत्म हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, तब्दीली। रीस्ट्रक्चरिंग के याद है क्या क्या चीज होती थी, बताओ मुझे। रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर दो कंडीशन थी एज पर IAS 37। पहली कंडीशन, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन कब बना सकते हैं आज, जब पब्लिक अनाउंसमेंट या इंप्लीमेंटेशन हो। दूसरी कंडीशन हमने कह दिया कि फॉर्मल प्लान मौजूद हो, फॉर्मल प्लान हो, अनाउंसमेंट हो, तो उसकी आज हम बना सकते हैं। और दो तरह के एक्सपेंसेस रीस्ट्रक्चरिंग में आते हैं, कौन कौन से, जो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जरूरी हो और आम हालात में कंपनी नहीं करती। एग्जांपल देता हूं सर, कंपनी प्रोविडेंट फंड भी दे रही है, ग्रेचुटी भी दे रही है, सारी चीजें दे रही है अपने एम्प्लॉयज को, अब सारी चीजें कंपनी नॉर्मल हालत में भी देती, तो ये रीस्ट्रक्चरिंग का खर्चा नहीं है। सही है सर। लेकिन अगर कंपनी गोल्डन हैंड शेक दे रही है तो वो क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग का खर्चा है, सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग। दूसरा हमने कहा कि आम हालात में वो एक्सपेंस कंपनी को फायदा ना दे, जैसे रूल रीलोकेशन कॉस्ट होती है, वो आम हालत में भी कंपनी को फायदा। हालांकि देखें यूनिलीवर ने सोचा कराची बंद करके लाहौर में शिफ्ट हो रहे, लेकिन 2 बंदे हम लेकर के जा रहे हैं, 6 बंदे लेकर के जा रहे हैं लाहौर। अब देखा जाए तो ये खर्चा हो तो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से रहा है, लेकिन आम हालात में कंपनी को फायदा देगा, तो रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा। तो एक्सपेंसेस की दो कंडीशन, आम हालात में फायदा ना दे और खास रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से हो। सही है सर। तो कह रहा है कचन हैज डिसाइडेड टू रिस्ट्रक्चर वन ऑफ इट्स बिजनेस सेगमेंट, द प्लान वाज एग्रीड बाय द बोर्ड ऑन 1 जनवरी 15 and affects employees in 2 locations. In the first location, half of the factories have been closed by 31 and affected pensions have been frozen. Any new employee will not be eligible to join the default defined benefit plan, the IAS 19 है. After the restructuring, the present value of the defined benefit obligations in this location is the following tables relates to location 1.
अब हमने इधर देखें 2 लोकेशंस हैं, सही ना। पहली लोकेशन में आधे एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाएगा, टोटल उनका ये, ठीक है ना। In the second location, all activities have been discontinued. It has been agreed that employees will receive a payment of 4 million in exchange for the pension liability of in the unfunded liability. Kachan estimate that the cost of the above restructuring, excluding pension cost, will be 6. Kuchan has not accounted for the effects of restructuring in the financial statements because it is planning a rights issue and does not wish to depress the share price. हमने कहा तुमने किया नहीं, लेकिन तुम्हें कर देना चाहिए क्योंकि तुमने मार्च में implementation स्टार्ट कर दी है. Therefore, there has been no formal announcement of the restructuring. The pension liability shown in. आप सर देखें ये, क्योंकि अभी आपने वो नहीं पढ़ा है, सही है ना, तो हम आ जाते हैं. सबसे पहले तो आसान बात, इसने कह दिया पेंशन के अलावा रिस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी तो प्रोविजन बना लेनी चाहिए ना हमें. हम अज्यूम कर लें कि ये कंडीशन मीट करती हैं सारी, सही ना. मतलब ना डायरेक्टली रिलेटेड, ओ डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्ट्रक्चरिंग भी है, और आम हालात में भी कंपनी का खर्चा नहीं होते, ये मतलब बेनिफिट नहीं देंगे. ये तो हमने कर दिया, आसान चीज है. अब आ जाते हैं फर्स्ट लोकेशन रिस्ट्रक्चरिंग और सेकेंड लोकेशन. अब आ जाए सर फर्स्ट लोकेशन रिस्ट्रक्चरिंग को जरा समझते हैं. सर होता क्या है, पहले मैं आपको उसकी थोड़ी सी आइडिया देता हूँ, वैसे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कब, आगे से ना. देखिए सर, सीन ये कि कंपनी ऑफ पेंशन मतलब हमने ग्रेचुटी, ग्रेचुटी पे करनी है. तो कंपनी क्या करती है, बोलती है यार बशीर 6 महीने बाद जाएगा, 6 साल बाद जाएगा, मुझे नहीं पता. तो हर साल हम क्लोजिंग में देखते हैं कितने एम्प्लॉई हैं. फिर एक्चुअली के थ्रू आपने ऑफिस फर्म में भी देखा होगा कि जब आप काम करते हो वैल्यूएशन या इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में वैल्यूएशन कराएंगे और देखेंगे कि भैया 10 मिलियन की लाइबिलिटी आज की डेट पे हमें सेटल, अगर आज सारे एम्प्लॉय छोड़ जाए तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू 10 मिलियन बनती है. अब आज कुछ छोड़ के सब नहीं जाएंगे, कुछ फ्यूचर में जाएंगे, कुछ कब जाएंगे, तो हम एक एस्टिमेटेड फिगर निकाल लेते हैं कि आज 10 मिलियन लाइबिलिटी है. अब एक साथ जब 10 मिलियन पे करने पड़ेंगे ना तो हालत टाइट हो जाएगी. तो कंपनी कहती है आज ही हम इनको कहीं उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए अपना कोई एक एसेट बेस बनाते, कमेटी डालते हैं ना, कमेटी. सही है, तो हमने कमेटी कमेटी डाली, टक टक टक, तो हमने कहा जो हमारी आज लाइबिलिटी बनती है, सही है, वो 10 की है. उसके अगेंस्ट हमारी कमेटी कितने की है, 7 की. तो हमारी नेट लाइबिलिटी कितने की है, 3 की. क्या ये बात सबको समझ में आई कि सर हमारी कमेटी इतने की. अब आ जाए सर, सबसे पहले सब आ जाएं. अब हमने कहा सर प्लान एसेट्स अपनी जगह है, उनको अभी हम छेड़ेंगे नहीं, वो तो एसेट है ना हमारे. लाइबिलिटी के केस में हम आते हैं कि भैया लाइबिलिटी के केस में क्या हुआ. हमारी जो लाइबिलिटी थी, अभी नेट को छोड़ें आप, हमने कह दिया 10 की थी, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 8. क्योंकि हमने कहा, आप सब तो हमने कहा था उसके केस में हमारी लाइबिलिटी कितने से कम हो गई, 2 मिलियन से. ठीक है, कितने से कम हो गई, 2 से. पहले केस में तो हमने कह दिया सर 2 मिलियन का हमारा आ गया लीज ट्रिक में फायदा आ गया हमारा. ठीक है ना, कि हमने कहा फ्यूचर तक कंपनी चलाते तो 10 मिलियन देने पड़ते थे, क्योंकि अब कंपनी में आधे एम्प्लॉयज को निकाल दिया है तो वो 8 की तरफ आ गए. ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड लोकेशन में. लाइबिलिटी कितने की थी, 2 पॉइंट, लेकिन हम उसको सेटल कितने में करेंगे अभी, 4. तो इसका मतलब हमें नुकसान हो गया, कितने का हो गया, बस इस एडजस्टमेंट का इतना इम्पैक्ट है. ठीक है, तो हमने कहा सेकंड में हम आए तो हमने कह दिया ये सर प्लान एसेट्स का कुछ नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है. कहते हैं एसेट का अभी कुछ भी नहीं करो, पड़े हुए उनको पड़े रहने दो. ठीक है, लाइबिलिटी को नेट कर लो. क्या हम यहाँ तक क्लियर है. अब हम आगे बढ़ेंगे, लीज वाली एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं. आ जाए, कुचन मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट फॉर लीज और सेल ऑन 31 मार्च 2015. Kuchan leased out equipment under a 10-year finance lease. The selling price of the leased item was 50 million. And the net present value of the minimum lease payments was 47. And the carrying value of the leased asset was 40 million. And the present value of the residual value of the product was, when it reverts back to Kuchan at the end of this term, is Kuchan has shown sales of 50 and cost of sales of 40. अब सर आ जाए मैन्युफैक्चरर एंड डीलर लेसर, FAR 2 में आपने पढ़ा है ना. क्या कहता है वो कहता है कि आपने सबसे पहले देखें उसमें बेस बनाए.
उसमें डर क्या है? दो तरह की इनकम होती है। मैन्युफैक्चरर डीलर सुजुकी खुद गाड़ी लीज पर दे रहा है, अब उसका एक नॉर्मल प्रॉफिट भी, एक सूली प्रॉफिट भी है। सुजुकी क्या करता है, मार्केट रेट इंटरेस्ट बहुत कम कर देता है मार्केट रेट से। क्यों? क्यों, जब इंटरेस्ट कम होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, ओ प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी। इंटरेस्ट कम होगा तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी, जब प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी तो उसको अगर कॉस्ट का डिफरेंस लेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा आज। तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की कोशिश होती है कि उसके दो प्रॉफिट होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट इनकम, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा, इंटरेस्ट इनकम बाद में होगी। वो कोशिश ये करता है वो दरिंदा कि भैया नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा रिकॉर्ड हो जाए क्योंकि इमीडिएटली हो जाएगा और इंटरेस्ट इनकम कम हो। तो इसके लिए वो शख्स क्या करेगा सर? उसके लिए वो शख्स कोशिश करेगा कि हम इंटरेस्ट रेट कम करें। लेकिन स्टैंडर्ड उसको पाबंद कैसे किया? रेवेन्यू को रिकॉर्ड करवाएगा लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स और फेयर वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स में वो यूजीआरवी को कंसिडर याद है? जीआरवी यूजीआरवी, जीआरवी क्या होता है? लेसी लेसर को गारंटी देता है, यूजीआरवी जो कोई भी उसको गारंटी नहीं देता है। ठीक है, जैसे यहां पर जो 2.8 इसने बताया यूजीआरवी है। ठीक है, तो बेसिकली इसने हमसे मैन्युफैक्चरर और डीलर का कॉन्सेप्ट यहां पर प्यार के से टेस्ट कर लिया। क्या कर लिया? टेस्ट कर लिया। आ जाए अभी हम देखते हैं। सर 10 साल का है, सेलिंग प्राइस 50 थी, 47 थी नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब सेलिंग प्राइस इज फेयर वैल्यू है ना, और 40 की कैरिंग वैल्यू थी, मतलब कॉस्ट। आ जाए एडजस्टमेंट नंबर 5। उसने क्या एंट्री बना दी? इधर देखें, उसने नॉर्मल 50 से ये एंट्री बनाई, 40 से ये एंट्री बना दी। हमने कहा चंदा ऐसे नहीं करोगे, तुम क्या करोगे? तुम जो है तुम प्रॉपर रेवेन्यू वाली वर्किंग करोगे। रेवेन्यू होगा लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो गिवन है 47। तो रेवेन्यू कितना आ गया? 47। सही है ना? हमने कह दिया कि रेवेन्यू हमारे पास, सॉरी ये आ गया सेल्स 47, मानते हो? फिर हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी क्या होती है इसमें? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से भी याद हो आपको, हम इन्वेंट्री में से माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। ठीक है, तो ये सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री होती है, तो हमने कह दिया माइनस की। लीज रिसीवेबल में टोटल वैल्यू आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। तो वो कितनी बन रही है हमारे पास? वो हमारे पास बन रही है सर 47 की लीज पेमेंट से, और 2.8 उसने हमें क्या बता दिया? यूजीआरवी है। ठीक है, तो ये आ गई इतनी। तब हमने कहा ये एंट्री बनानी चाहिए थी, इसने बना ये दी। अब करेक्टिंग एंट्री हम क्या बनाएंगे? रिसीवेबल कितने से कम करेंगे? 0.2। हाँ सही, तकरीबन, सॉरी सेल्स 3 से कम कर दिया हमने, इसने 47 से रिकॉर्ड करनी थी, इसने कर दिए 50 से। रिसीवेबल हमने कह दिया कि हमने कहा कि हम इसको कम करेंगे 0.2 से, क्योंकि करना था 49.8, उसने इतने से कर दिया। और हमने कह दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी उसने 40 से रिकॉर्ड किया, हम 2.8 से इसको कर देंगे कम। हम्म। क्या हम यहां तक क्लियर है? चलें सर आगे बढ़ेंगे। ये हो गई एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 6 पे आते हैं, वो तो बहुत सिंपल है, वो तो आप करते हुए हैं। कह रहा है Cochin has impairment tested its non-current assets. It was decided that a building located overseas was impaired because of major subsidence. Building was acquired on 1 April 2014 at a cost of million dinars when the exchange rate was 2 dinars to the dollar. $1 $2 के बराबर था। The building is carried at cost 31 March. Recoverable amount of the building was deemed to be 17 point. Exchange rate at that date was कितना था? 2 point. Buildings are depreciated over. अब सर मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज की बेसिक्स करा देता हूँ, सही यहाँ पर भी।
IS 21 कहता है फॉरेन करेंसी, उसके अंदर दो तरह का, एक होता है मॉनेटरी आइटम, एक होता है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी आइटम हर रिपोर्टिंग डेट पर रीमेजर करते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम में दो तरह के आइटम होते हैं, एक होते हैं कैरीड एट कॉस्ट, एक होते हैं कैरीड एट फेयर वैल्यू। जो कैरीड एट कॉस्ट होते हैं ना, वो जब खरीदते हैं तब उनको हम करेंगे रीमेजर, ठीक है। जो कैरीड एट फेयर वैल्यू होते हैं, उनको जब जब रीवैल्यू करेंगे तब तब हम क्या करेंगे, उनको रीमेजर। कॉस्ट वालों को हर साल रीमेजर नहीं करते, वो बस डेप्रिशिएट होते हैं। लेकिन अगर कॉस्ट वाले में इंपेयरमेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्या हम इंपेयरमेंट के टाइम पे रीमेजर करेंगे? यस सर, क्यों करेंगे? क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट किसमें निकलेगी। अब आ जाए, तो यहां पर कह रहा है एक बिल्डिंग थी, 25 की ली थी, सही है। लाइफ कितनी थी, और अभी तो 1 साल ही हुआ है ना। अब आ जाता है, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आ गई, 12.5। कैसे, 25 मिलियन दिनार का मतलब डिवाइड बाई 2, क्योंकि $1 2 दिनार के बराबर है। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 0.5, 25 साल के हिसाब से है ना। तो कैरिंग अमाउंट बुक्स में कितनी आ रही थी, 12। अब रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया, 17.5 की थी, और अब 2.5 के बराबर हो गया कितना, तो डॉलर स्ट्रांग हुआ है ना सर। तो हमने कह दिया इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है 17.5 दिनार्स विल इक्वल टू इतने डॉलर, ऐसा ही है। फिर हमने कह दिया कि सर और क्या होगा। अब हमने कह दिया इम्पेयरमेंट लॉस सीधा सीधा आ गया कितने का, 5 का। कितने का आ गया, 5 का। क्या एंट्री बनेगी, क्लियर है। अब आगे जाते, थोड़ा सा इसमें डेफर टैक्स भी डाल दिया, लेकिन बिल्कुल बेसिक। Tax base and the carrying amounts of the non-current assets before the impairment write down were identical. The impairment of the non-current asset is not deductible for tax purposes. Kuchan has not made any impairment or deferred tax adjustment for the above. Kuchan expects to make profits for the foreseeable future and assume tax rate is, हमने कह दिया सर वही बात, कैरिंग अमाउंट 7 थी, टैक्स बेस 12 थी। टैक्स वाला इस वही बात, डीटीडी आ गया, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्स के अंदर याद है हम पढ़ते थे, टीटीडी मतलब होता है टैक्सेबल, आज मजा बाद में सजा। डीटीडी आज सजा, आज हमारा खर्चा है 5 का, हम कह रहे हैं टैक्स वाला फ्यूचर में बेनिफिट देगा, है ना सर। तो हम उसके ऊपर आज ही डेफर्ड टैक्स का बेनिफिट रिकॉर्ड कर लेंगे। 1.25 से डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट हो जाएगा और इनकम क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और ये 1.25 आया कैसे, 5 के ऊपर हमने टैक्स रेट लगा लिया 25% का। सर ये सारी एडजस्टमेंट हो गई, अब हम सीआरडी पे इसको चले लेकर के चले जाते हैं। देखें सर, एक एक करके लेके जाते हैं। लीज रिसीवेबल को हमने कह दिया, जो हमने एडजस्टमेंट डाली लीज रिसीवेबल के अगेंस्ट, उसके अंदर हमने कह दिया नेट 0.2 का डिफरेंस आया। नेट 0.2 कैसे आया सर, अगर आप ये देखें 3 और 2.8 का डिफरेंस, ठीक है। 3 और फिर इंपेयरमेंट 5 की आ गई, डेफर टैक्स 1 और हम लेना भूल गए थे, बिल्कुल सही, पोस्ट एक्विजिशन नीच का आ गया 16, हमारे खरीद हो गया, सही ना। और गुडविल इंपेयरमेंट इसकी आ गई 2, तो ये हमने कह दिया कि सर हमारा हो गया सीआरई। और ये आपको सब मिल जाएगा, यहां तक हम क्लियर है, ठीक है सर। अब मजीद आगे, अब हमने कहा सर हम आ जाएंगे बैलेंस शीट की तरफ। पीपी की भी इसकी वर्किंग है, अगर हम देखें तो पीपी की वर्किंग पे आ जाते हैं। आपके पास बैलेंस शीट होनी चाहिए, किचन हाउस मैच के होंगे, कोई इतने मसले की बात नहीं है, इधर देख ले। सवाल में 216 दिए हुए किचन के, हाउस के, मैच के, हमने कहा एक तो ये 3 उठा लेंगे, ठीक है। फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सोना से आ गई, 13 की इसकी आई थी मैक की, और 14 की उसकी आई थी, ठीक है। फिर हमने कह दिया कि 3 मिलियन की लैंड थी, वो हमने डिस्पोजल में निकाली, और इंपेयरमेंट आ गई 5 की, तो ये आ गए 314 का, सही है। गुडविल आ जाएंगी,
अच्छा, फाइनेंस लीज रिसीवेबल आ जाएगा 71.8 का। अब 71.8 का कैसा है हम देखें सर, बैलेंस शीट में गिवन है इन्वेस्टमेंट स्वाधीन 50, 14 और 8। सही है, लेकिन इसमें से हमने कहा माइनस कर देंगे 0.2, जो कि आ गया ये। ठीक है, तो ये कितना बना 71.8। डेफर्ड टैक्स एसेट सवाल में जो गिवन है, अगर गिवन है, नहीं गिवन है तो हमने कहा हमने रिकॉर्ड कर लिया 1.25। गुडविल हमारे पास दो आ जाएंगी, कौन कौन सी, हाउस की और 15 + 10, तो हमारे पास ये समथिंग आना चाहिए 0.1, 26.1। करंट एसेट्स में आते हैं, करंट एसेट कितने हैं भैया, उड़ गए क्या? 44 + 25 प्लस, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, 44 + 25, इसमें एडजस्टमेंट होगी ना। हमने लीज रिसेबल को उधर से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। 546.15 है, 11 है, आए। शेयर कैपिटल 63, 43 तो गिवन है, 20 कौन सा रिकॉर्ड करेंगे? जो हमने सर मैच वाला उसने कहा था मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है ना। हाउस के, सॉरी हाउस वाला 20 मिलियन, ठीक है ना, 1 रुपए वाला, और इसका ये हमने 2 रुपए के हिसाब से इशू किए हैं। सही है सर, 3.4, तो शेयर प्रीमियम में भी 20 आना चाहिए, ठीक है। CRE 50.05, ये हो गया इतना। नॉन करंट लाइबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट है? R42 के एडजस्टमेंट कह रहा है भैया, ये कौन सा R42? लाइबिलिटी जो हमने कम की थी पेंशन की, ठीक है, और माइनस उसको क्या, हमने Q37 को, और हमने बढ़ाया होगा उसको, और उसको, हाँ सही है, और 1.6 से बढ़ी है, ठीक है। क्यों? पेंशन लाइबिलिटी फर्स्ट लोकेशन की कम हुई थी, दूसरे की बढ़ी थी। ट्रेड एंड अदर पेएबल 268 है, इसके अंदर भी हमने कहा सर एडजस्टमेंट आ रही है R45 की, QR45। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन को इसमें डाल दिया हमने, ठीक है, चाहे तो इसको अलग भी डाल सकते हैं। और सर जो हमने कहा फ्यूचर की कंसिडरेशन थी 2 की, वो भी आ गई, ठीक है। 2 की कंसिडरेशन भी आ गई, तो हमने कह दिया 546.11 से ये क्या हो गया, टाई हो गया। पूरा सवाल, अच्छा सवाल देखने क्या कॉन्सेप्ट हुए, डिस्पोजल हुआ, रिस्ट्रक्चरिंग, लीज, इम्पेयरमेंट, IS 21, थोड़ा सा डेफर्ड टैक्स। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन वाला सवाल, ठीक है। चलिए सर, अब हम आते हैं ये वर्किंग देखते हैं सब आ जाए। अब हम अगर इसको समराइज करें ग्रुप स्ट्रक्चर को, स्टेप एक्विजिशन को हमने एंट्रीज को समराइज कर दिया। ग्रुप स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक्विजिशन में स्टेप एक्विजिशन, फर्दर एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी, फेयर वैल्यू गेन लॉस, क्रेडिट और बैंक, है ना। जब हम करेंगे इसके बाद कंसोलिडेशन में उसकी क्या एंट्रीज बनेंगी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, फेयर वैल्यू ऑफ NCI, नेगेटिव गुडविल है तो। फिर हमने फर्दर एक्विजिशन देखा, सही है, NCI को डेबिट करेंगे, OCI को डेबिट, कैश क्रेडिट और OCI क्रेडिट। OCI डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी, क्योंकि उसमें गेन लॉस उधर जाएगा। लॉस ऑफ कंट्रोल में डिस्पोजल में आएंगे तो क्या होगा, हमने कहा सर लॉस ऑफ कंट्रोल के केस में जो है ना वर्किंग आएगी पूरी, सही है, उसकी एंट्रीज हमने देख ली कि इन्वेस्टमेंट, बैंक, NCI, PNL, नेट एसेट्स, गुडविल, PNL क्रेडिट, सही ना। और अगर नो लॉस होगा
तो ये वाला सीन अभी हम अगले सवाल में देखेंगे, कैश डेबिट, लॉस, एनसीआई और गेन क्रेडिट। ठीक है, अब आ जाते हैं सर एक और सवाल। सवाल का नाम है ग्रैंज। क्या नाम है सवाल का? ग्रैंज। पेज नंबर कौन सा है बुक का? है ना, विद एंड विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, दोनों इसमें देख लेंगे। ग्रैंज, a public limited company operates in the manufacturing sector. The draft statement of financial position of the group are as follows as at 31 नवंबर 2000। ग्रैंज, पार्क और फेंस। इस बुक को मैं बंद करके खोलता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हैंग कर रही है। हाँ जी, ग्रैंज, पार्क, फेंस सब गिवन है। कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्म। देखिए सवाल है कितना बड़ा, ये भी देख लेते हैं हम। आ जाए, हाँ सर करते हैं। हाँ सर, आए करते हैं। क्विकली लेकर के जाएंगे इसको ताकि आज हम ये वाला सेक्शन खत्म कर दें ना। अब पब्लिक कंपनी ऑपरेट्स करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। हमने और 1 जून 2018 इसका हमने इस जरिंदे का ईयर एंड किया, ये भी देख लेते हैं भी आज की डेट में कौन सा ईयर एंड चल रहा है इसका। वो 30 नवंबर 2009, सही है ना। तो कह रहा है 1 जून 2008 को 1.5 साल पहले क्या किया भैया इसने? ऑफ द इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ पार्क, अ पब्लिक कंपनी। परचेज कंसिडरेशन कितनी थी? 250 million एक्सक्लूडिंग द फ्रेंचाइज रेफर टू बिलो। फेयर वैल्यू वाज 360 million। एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द नेट इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल लैंड। ठीक है, वही बता रहे। Park held a franchise right, which at 1 June had a fair value of 10 million. This has not been recognized in the FS of Park. The franchise agreement had a remaining term of 5 years to run at the date. It is not renewable. Park still holds the franchise at end. 1 जून को थी 10 मिलियन की, ठीक है, और 5 साल का था। Grand wishes to use the full goodwill method for acquisition. Fair value of the NCI was 150 million. Retained earning was 150. Other comprehensive income was 1210 million. Grange acquired a further 20% interest from the NCI in Park on 30 नवंबर for a consideration of 90 million। सर सर आ जाए, यहां तक क्लियर है? तो हमने कह दिया फ्रेंचाइज है तो सही, लेकिन फ्रेंचाइज के बारे में उसने कह दिया कि उसने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है फ्रेंचाइज को। क्या उसने हमें फ्रेंचाइज की कोई और डिटेल दी है? यहां तक तो नहीं दिया, अब आगे देखते हैं। Grange acquired 100% of the equity interest of fans for a cash consideration of 214 million। Identifiable net asset कितने? Contingent liabilities। At the time of business combination, fans had a contingent liability with a fair value of at 30 November, contingent liability met the recognition criteria of IS 37 and the revised estimate of liability of 25 million। Accountant of fans is yet to account for। उसने कहा अभी तक उसने रिकॉर्ड नहीं किया liability। However, Grange had not completed the valuation of element of the property, plant and equipment of fans 31 July 2008 and the valuation was not completed by 30 November। The valuation was received on and the excess of the fair value। हमने इसको अक्वायर कब किया है? 31 जुलाई 2008 को, ठीक है ना। कह रहा है 30 जून 2019 को आई। एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द बुक वाज एस्टिमेटेड एट 4 मिलियन। एसेट हैड अ यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 10 years। Retained earning of fans were 73 million and other component equity were 9।
ग्रैंच ने डिस्पोज कर दी अपनी 25% ऑफ इक्विटी इन फैंस टू दी एनसीआई फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ, अब देखिए सर हमारी होल्डिंग थी कितनी, उसमें से अगर मैं 75% अपनी डिस्पोज कर रहा हूं, कंट्रोल not lost. Disposal proceed had been credited to the cost of the investment in the statement of financial position. ओके, कॉस्ट से निकाल दिए। 30 जून 8 को क्या हुआ, ग्रैंज हैड अक्वायर्ड 100% इन सिटिन पब्लिक कंपनी फॉर अ कैश 39, सिटिन का नेट एंड कितना है 32, उसमें से हमने 60% क्या कर दिया, नेट 35 में, द सेल प्रोसीड्स वर 23 million एंड द रिमेनिंग इक्विटी इंटरेस्ट वाज 13। Grange could still exert in significant influence over the disposal of the interest associate. The only accounting entry made was to increase cash and reduce the cost of investment. अब इस सवाल में फर्दर एक्विजिशन भी है, डिस्पोजल कंट्रोल नॉट लॉस्ट भी है और कंट्रोल लॉस्ट भी है। Grange acquired a plot of land on 1 November 8 in an area where the land is expected to rise significantly in value if plans for regeneration go ahead in the area. Land is currently held at cost of in PPE until Grange decides what should be done with the land. क्या मतलब है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड 30 नवंबर कितनी हो गई, बट 31 दिसंबर 2019 को 7 की हो गई, अनसर्टेनिटी सराउंडिंग। अब आ जाते हैं, मुझे बताया सर आपने क्यों लिया ये रेंट, सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपको याद होगा FAR 1 में हम पढ़ते थे, वो लैंड जिसका यूज अभी अनसर्टेन है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं, फाइन लगी है 1 million की, चलिए ये सब चीजें तो बाद में देख लेंगे ना, सबकी गिनती। सबसे पहला काम आप लोग पढ़ेंगे पहली वाली कंडीशन और इसका सोना वोना बनाएंगे, जब तक मैं चाय भी पी लूं और फोन भी चार्ज पे लगा दूं। क्विक, हो जाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन ना लें, फिर कोई हल तो होगा ना भाई, दुनिया बच्चों ने पेपर निकाले हैं अभी, और चीजें ऐसे ऐसे है कि इम्प्रूव करेगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है चेकिंग में भी आईके अपने इसको बड़ी वर्थ दी होगी। ये सवाल जो है ना एक तरह से रिवीजन है इस कॉन्सेप्ट का। आईकेप के एक दो पास पेपर्स जो है ना वो हम प्रैक्टिस करेंगे उस पे, सॉफ्टवेयर पे, ट्राई तो करेंगे। रीजन बिंग ये है कि हमें पता तो चले क्या क्यों कैसे हो रहा है। करना चाहिए, मतलब यार सब चीजें खोलनी चाहिए उनको। ऑल्ट प्लस करके जो सम हो जाता है ना, ये क्या इज इक्वल टू करके सम, यार ये गलत है। मैं कहता हूँ आप, इफ यू आस्क मी ना, मैं कहता हूँ आप पेपर की लेंथ बढ़ा दो, कोई मसला नहीं है थोड़ी, लेकिन आप यार ये हरकतें ना करो। हाँ वही एक्सेल बना दो आप बच्चे को, यार बच्चा पूरे साल फॉर्म में उसी पे काम करता है, अब आप उसको ये नहीं कर रहे हो।
हम्म। चलें सर, आ जाएं। सबसे पहला काम करते हैं हम, और वो काम करते हुए सोना के थ्रू बनाएंगे इसकी। भाई 60% हमने अक्वायर किया था, के परचेज कंसर्न 250 की थी, एक्सक्लूडिंग दी फेयर वैल्यू, एक्सक्लूडिंग दी फ्रेंचाइज कितनी थी? 360, है ना। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर हम इससे जाएं, हम नेट एसेट्स को शेयर कैपिटल या लिक्विडिटी से देखें, तो हमने कह दिया, उस दिन उसने हमें बता भी दिया ना कि फ्रेंचाइज राइट 10 मिलियन के थे एक्विजिशन डेट पे, नई रिकॉर्ड किए हैं, और रिमेनिंग लाइफ 5 साल की थी। तब हम आ जाते हैं, और कहता जो डिफरेंस था उसमें वो नॉन डेप्रिशिएबल लैंड था, ठीक है। फिर उसने हमें ये भी बता दिया, फुल गुडविल मेथड पे रिटेन अर्निंग एक्विजिशन डेट पे 115 की थी, और अदर कंपोनेंट्स कितने के थे, और हमने मर्दर 20% भी किया, कर लिया अक्वायर। कब किया? 30 नवंबर को। स्वीट हो गया इसने बिल्कुल, साल के एंड में करवाया। अगर ये साल के मिड में करवाएगा तो हम देखेंगे आई के अपने सवालों में मिड में करवाएगा, तो सोना के डबल कॉलम बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है। पार्क पे आते हैं। ओ हो। चलें सर, आ जाते हैं हम, क्या हुआ आए देखते हैं। शेयर कैपिटल सेम रहा, रिटेन अर्निंग की अगर हम बात करें, 115 और 10 थी, और आज रिपोर्टिंग डेट पे ये कितनी हो गई है? 170 और 14, और 230 तो 230 रहा, ठीक है। ये अपनी जगह बरकरार रहा। फिर इसने का जो डिफरेंस था, इनको हटा करके, फ्रेंचाइज को हटा करके 360 की टोटल वैल्यू थी, लेकिन अगर हम इसको हम देखें तो ये बन कितना रहा था? 355। तीन को अगर हम टोटल करें, किन तीन को? अदर रिजर्व, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग को। तो पांच की हमारे पास आ गई बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ये, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं फ्रेंचाइज के ऊपर। फ्रेंचाइज के केस में सर क्या हुआ? फ्रेंचाइज के केस में हुआ ये कि उसने हमें कह दिया फ्रेंचाइज राइट था कितने का? 10 का था, और हमने 1.5 साल पहले लिया था, है ना सर। कह रहे हैं ना कि 10 का था, और 1.5 साल पहले 1 जून को हमने जब लिया था उस टाइम पे, और हमने कह दिया कि भैया 5 साल लाइफ थी, तो हमने कह दिया 10 का जब एक्विजिशन डेट पे था, तो रिपोर्टिंग डेट पे कितने का हो जाएगा? 7 का, है ना। तो हमने कह दिया डिफरेंस कितने का हुआ? 3 का। 370, 426 और 56। क्या हम क्लियर है यहां तक? फिर हम आगे बढ़े। हमने कहा सर अगर ये हो गया तो हम इसकी गुडविल भी निकाल लेते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 50, 250, ऐसा ही है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी है? 150, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 400। 30, सही है। कितना हो गया सर डिफरेंस? 30। क्या हम यहां तक क्लियर है कि सर डिफरेंस हो गया 30 का? 400 माइनस 370। अब आ जाते हैं हम एनसीआई पे आते हैं। इनिशियली फेयर वैल्यू एक्विजिशन कितनी थी? 150, सही है सर। हमने कह दिया हम एनसीआई किस पे मेजर करते हैं? 150 दिया हुआ भी था, 150, है ना। पोस्ट एक्विजिशन शेयर, सिंपल सा ये सवाल है, कितना हो गया?
22.4, 56 का कितने परसेंट डिक्रीज इन एनसीआई। अब ये वाली वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। आ जाए, हमने जैसे आज इसने कितने में खरीदा, हमने फर्दर अक्वायर्ड किया कितने में, 90 में। कितने में, तो हमने इसकी एंट्री इंडिविजुअल बुक्स में क्या बना दी होगी, 90। ठीक है, क्लियर है। लेकिन होना क्या चाहिए था, हमने कह दिया कि सर इन्वेस्टमेंट में हम देख लेते हैं कि भैया हमने कैश कितना पे किया है, 90। एनसीआई में डिक्रीज कितना आ गया, हमने कह दिया कि सर हमारे पास एनसीआई जो पहले था वो कितना था, 172.4 इस दिन तक, और ये कितने परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा था, 40। अब हमने इसमें से अगर आधा ले लिया तो वो हमने कितना ले लिया, 20%, वो बना 86.2। तो डिफरेंस कितने का आ गया, हमने कह दिया 3.8 का हमें लॉस हो गया। और ये क्योंकि फर्दर एक्विजिशन है तो ये कहां जाएगा, ओसीआई में। हमने कहा डिक्रीज इन एनसीआई तो हम बड़े आराम से यूं निकाल लेंगे, ये एनसीआई हो गया। कंसोलिडेशन में हमने कह दिया इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी, एनसीआई डेबिट और ओसीआई डेबिट। ठीक है सर, ये हो गया हमारा क्या, पहला पार्क। पार्क के एडजस्टमेंट हम डाल देते हैं सीआरई के अंदर भी। पेरेंट की रिटेन अर्निंग सवाल के अंदर गिवन है कितनी है, फर्दर एक्विजिशन का लॉस आ गया कितना, पोस्ट एक्विजिशन पार्क का आ गया 56 का 31.2, नहीं 56 का नहीं लेंगे, हम यूं लेंगे 50, 52 का कितने परसेंट, ये रहा 55 -3, 52 का 60% अलग जाएगा और 4 का 60 है, ऐसा ही है। फिर आ जाते हैं सर पोस्ट एक्विजिशन फैंस। फैंस का कितना आ गया पोस्ट एक्विजिशन, अभी आ जाएंगे सर, हमने अभी इसकी वर्किंग पूरा वो सवाल पढ़ते हैं। फैंस के केस में क्या हुआ, कैश कितना था उस दिन, हमने कह दिया प्रोविजनल फेयर वैल्यू 204 थी, इसमें कंटीजेंट लायबिलिटी भी थी, कितने की थी, 30 की। ठीक है, और मैं कंटीजेंट की फेयर वैल्यू कितनी थी, 30 की थी, और हमने कह दिया बाद में उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया कितने में, 25 में। अब इसका क्या सीन होगा ये तो मैं बताऊंगा। अकाउंटेंट ऑफ फैंस इज येट टू अकाउंट फॉर, उसने अभी तक लायबिलिटी को अकाउंट फॉर नहीं किया है, ठीक है ना। फिर कह रहा है हमने वैल्यूएशन भी पूरी नहीं की थी एक्विजिशन डेट पे, ये 1 साल बाद पूरी, और हमें स्टैंडर्ड अलाउ करता है वैल्यू, है ना। और उस टाइम पे पता ये चला हमें 4 मिलियन से एक्सेस थी हमारी फेयर, है ना, नॉट कम वैल्यू ऑफ पीपीई। और उस टाइम पर 4 मिलियन से आधी, यूजफुल लाइफ कितनी थी, 20 साल थी। रिटेन अर्निंग एक्विजिशन डेट पे 73 की थी, वो 9 के थे, है ना। अब आ जाए, तो हमने कहा सर इसकी सबसे पहले बनाएंगे सोना, इसकी भी, फेंच की भी। चलें सर, 150, 150 शेयर कैपिटल में कोई कमी नहीं, रिटेन अर्निंग के बारे में उसने हमें बता दिया। एक्विजिशन डेट पे 63 थी, रिपोर्टिंग डेट पे कितने की हो गई है, इसका मतलब है लॉस में आ गई कंपनी हमारे खरीदने के बाद, है ना सर। तो आगे 65, डिफरेंस कितने का आ गया। अदर रिजर्व पे अगर मैं आऊं, कितने के, और उस टाइम पे कितने के थे, 9 के, उसने हमें बता दिया फैंस के, ये बता रहा है हमें 9। चलें सर, फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट उसने हमें बता दी बाद में ही, तो 4 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आई थी एक के अंदर, और 3.47, ये कैसे है, हमने कहता सर 4 की थी एक्विजिशन डेट पर, सही है सर। और एक्विजिशन डेट लाइव 10 साल थी, इंटू 16/12 हमने क्यों किया है, हमने इसको अक्वायर कब किया था, 31 जो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने ये, 12 महीने वो, कितना हो गया, 16 महीने, 16.8। फिर कंटिजेंट लाइबिलिटी
30 एक्विजिशन डेट पे थी, रिपोर्टिंग पे कितनी रह गई? डिफरेंस कितने का आ गया सर? ये 5 का पॉजिटिव बैलेंस क्या शो कर रहा है कि हमने एक्विजिशन डेट पे 30 की लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी, अब वो कितने की रह गई है? तो 5 का हमारा क्या हो गया? फायदा। अब एक मासूमाना सवाल है, इसने यहां पर जो लास्ट बात कही है ना, अकाउंटेंट हैज येट टू अकाउंट फॉर दिस लाइबिलिटी, अगर तो ये बात नहीं कहता तो क्या करते हम? वो कहता अकाउंटेंट ने अकाउंट फॉर कर लिए 25 की, तो क्या होता? कुछ नहीं आता और 30 पूरा पॉजिटिव हो जाता। क्यों पॉजिटिव होता? हम कहते हैं यार हमने इसको गुडविल के अगेंस्ट एडजस्ट किया, वो बाद में रिकॉर्ड कर लिया, तो हम क्यों वापस रिकॉर्ड करें, है ना सर? तो हमने कहा वो बाद में अगर 25 से भी रिकॉर्ड करता है तो हमको तो 5 एक्स्ट्रा में वो भी रिवर्स करना था, और उसने जो बाद में रिकॉर्ड किया वो भी रिवर्स करना था। अभी क्योंकि उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो हम अपने पास कंसोलिडेशन में तो रिकॉर्ड करेंगे, तो ये बन गई इसकी सोना। फिर आ जाते हैं सर, ये एनसीआई को किस पे मेजर करता है? 100% हमारे पास ही तो एनसीआई तो थी नहीं, है ना सर? तो इसकी तो एनसीआई है ही नहीं। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कितनी आ गई? 214 सवाल में गिवन है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट 206। 8 की क्या आ गई? गुडविल। ऐसा ही है। अब आ जाते हैं सर डिस्पोजल। कह रहे हैं हमने कितने परसेंट डिस्पोज कर दिया? 25%। कितने परसेंट डिस्पोज किया? 25%। 80 का, है ना? और उसको भी हमने अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया है। तो पहले तो हमने कहा सर आ जाए, 80 का डिस्पोज किया है, ठीक है, उसकी वजह से एनसीआई में कितने का इजाफा हुआ अभी हम निकाल लेते हैं। हमने कहा सर पहले एनसीआई कुछ भी नहीं थी, तो हमने कहा एनसीआई का इजाफा हम कैसे निकालेंगे? हमने कहा कंपनी की वैल्यू 210 थी रिपोर्टिंग डेट पे, और गुडविल कितने की थी? तो टोटल 218 वाली चीज जो है वो हमने 80 में बेची, तो उसका हमने क्या 218 का 25%, और ये हमारे पास गुडविल आ गई। गुडविल क्या गेन आ गया इन ओसीआई, क्योंकि कंट्रोल नॉट लॉस्ट है तो गेन कहां जाएगा? ओसीआई में। ठीक है, हमने इसको अपने पास इन्वेस्टमेंट में डाला। आ जाए सर इसको भी हम डाल देते हैं जरा। फैंस के डिस्पोजल में जो हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन फैंस देखे आ गया हमारे पास, सीआरई में 3.53 का लॉस आया अगर हम इसकी सोना पे जाएं, ठीक है। 8, 1 और 5, कितना हो गया सर? ये 4। ये कितना हो गया? 4। आई थिंक ये 4 पूरा नहीं होगा। हाँ, अगर हम इसको देखें तो 3.5 समथिंग 53 बन रहा है, ठीक है। ये 3.53 बन रहा है, क्योंकि ये 100% हमारी है, तो इसमें सब कुछ हमारा जाएगा। और ओसीआई अदर रिजर्व का कितना गेन आ गया है? 8 का, ठीक है। फिर आ जाते हैं डिस्पोजल के केस में ओसीआई में कितना इम्पैक्ट गया? 25.38। और ये फिगर हमने डायरेक्टली यहां से उठा ली। सर ये हो गया अब तक हमारी 2 एंटिटीज, ऐसा ही है। अब हमने कहा सर हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? सितिन। सितिन के अंदर क्या हो रहा है? सब कुछ लॉस हो रहा है, सब कुछ मतलब लॉस है, सब कुछ डिस्पोज हो रहा है, 100% डिस्पोज हो रहा है। आ जाए सितिन, 100% इंटरेस्ट था सितिन में, पब्लिक कंपनी थी, कैश कितना था? 39, नेट एसेट्स कितने थे? 32। ओके, गुडविल सिंपल नजर आ रहा है 7 की, है ना? 60% हमने जो है अपना बेच दिया है। 30 सेल्स प्रोसीड 20 की 3 थी उस दिन, जो है हमने कहा रिमेनिंग की फेयर वैल्यू 13 थी। अभी भी हम क्या करते हैं? और ओनली अकाउंटिंग एंट्री मेड इन दी फाइल्स वाज टू इंक्रीज कैश एंड रिड्यूस कॉस्ट। अब आगे सर इसके हमने जब अक्वायर्ड किया था 32 के नेट एसेट्स थे, आज कितने के थे दिन के? डिस्पोजल के दिन पे। डिस्पोज हमने कब किया है? बिल्कुल ईयर है एंड पे, ऐसा ही है। तो हमने कह दिया कि सर इसके नेट एसेट्स निकाल लेंगे, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे आगे इसके नेट एसेट्स बताओ? सितन के हमें गिवन नहीं है, एक मिनट रुके, गिवन है। हाँ, व्हेन इट्स नेट 35 के थे, है ना? 35 का हमने कह दिया डिस्पोज कर दिया 60% में, जब हमने 35 के थे तो हमने कहता आ जाए सर इसका सबसे पहले तो
सितिन की सोना विल बी वेरी इजी। अक्वायर्ड किया तो कितने के नेट एसेट्स थे? 32 और 35 है ना, डिफरेंस 3 का आ गया। हमने कहा 100% अक्वायर किया था 39, उस टाइम पे 32 के थे, 7 की गुडविल भी आ गई थी, ऐसा ही है। अब हमने कहा सर हुआ क्या, हमने 23 में बेच दिया, कितने परसेंट बेचे, और जो रिमेनिंग थे उनकी फेयर वैल्यू उसने बता दी कितनी थी, 13। हमने कहा नेट डिस्पोजल थे 35 के, कैरिंग अमाउंट 7 की थी, एनसीआई 0 की थी, तो लॉस ऑन डिस्पोजल कितना आ गया, 6। लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया 6। तो हमने क्या, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सितिन आ गया 6। सितिन के नेट एसेट्स में इजाफा हो गया कितने का, हमने कह दिया 3। वो हो गया हमारा पूरा। ठीक है, क्लियर है? तो ये इतना आसान था इसका डिस्पोजल, 100%। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अगली चीज क्या है? हम्म लैंड इज एक्सपेक्टेड टू राइज significantly in view if plans to go ahead in the land is currently held at cost of in PPE until Grange decides what should be done with the market value of the land at 30 November 2008 was, but at 31 15 December this has reduced to 7 million as there was some uncertainty surrounding the viability of the regeneration plan। चले सर, इस पॉइंट को तो इग्नोर करेंगे, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है। हमने कॉस्ट पे रखा था 6 पे, जबकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के क्राइटेरिया मीट कर रहा है, लैंड विद इनडिटर्मिनेट यूज। तो हमने कहा कोई मसला नहीं, पीपी से इसको निकाल देंगे। कितने से निकाला हमने पीपी से, 6 से, और गेन कितना रिकॉर्ड कर लिया, 2 का, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 8 की। क्लियर है? तो हमने कह दिया कि हमारे पास गेन कितना आ गया, 2 का। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते। Grange anticipate that it will be fined 1 million by the local regulator, and it also anticipate that it will have to pay compensation to local residents. Although this is only the best estimate of the liability, in addition, the regulator has requested that certain changes be made to the manufacturing process in order to make the process more friendly. एंटीसिपेट क्वेश्चन सर हमने कह दिया भैया, हमें लग रहा है ईयर एंड पे कि हमें रेगुलेटर ने फाइन लगा दिया 1 का, और हमें ये भी लग रहा है कि हमें लोकल रेट को कितना पे करना पड़ेगा, 6 मिलियन, है ना? और फिर हमें फ्यूचर प्रोसेस में चेंज करने के कितने पैसे देने पड़ेंगे, 4। अब मुझे बताओ इसका क्या करेंगे, प्रोविजन लेंगे या नहीं लेंगे? कितने से होगी, 11? 11? कुछ भी नहीं दिया, बस ने छोटा सा हमें जो है ईयर एंड पे हमें लग रहा है कि 1 मिलियन हमने एनवायरनमेंट को डैमेज किया है, पल्यूट किया है, तो इसको देने पड़ेंगे 6 मिलियन उसको। प्रोविजन की 3 कंडीशन याद है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हमने गंदा कर दिया है, प्रोबेबल एडफ्लो हमें लग रहा है पे भी करना पड़ेगा, रिलायबल एस्टिमेट भी है। अब सवाल है 7 से करूं, 1 से करूं, 6 से करूं, 4 से करूं? 11 से नहीं, 7 से करेंगे सर। ये जो 4 है ना, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर ये तो रिक्वेस्ट किया है रेगुलेटर ने, ऑब्लिगेशन नहीं है। और वो भी के रिक्वेस्ट कर दो फ्यूचर, ऑब्लिगेशन 1 की आ गई, 6 की आ गई। समझ रहे हैं सर? तो हमने कह दिया इसकी प्रोविजन बनेगी 7 की। समझे? रिक्वेस्ट करना अलग होता है ना। सही है। अब आगे आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर फाइनल। Grange has a property located in foreign currency which was acquired at a cost of
8 million dinar 30 June when the exchange rate was $1 is equals to at 30 November the property was revalued to 12 million. Exchange rate at 30 November 2009 was 1:, the property was being carried at its value at 30 November. The company policy is to revalue PPE whenever material differences exist between book and depreciation on the property can be assumed to be. क्या करेंगे सर? ये पीपी के तौर पर रखा हुआ है तो इसका गेन कहाँ जाएगा? ओसीआई में कितना आ रहा है गेन? 8 मिलियन की ली थी, $1 2 दिनार के बराबर था। चार हमने कह दिया कि ये हो गया 4 मिलियन का सरप्लस। 8 मिलियन की थी, $1 2 के बराबर था, तो 4 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, है ना। रीवैल्यू के 12 की हो गई और अब हमने कहा डिवाइड बाय, अगर हम इसको कर दें 1.5 से, तो 12 को डिवाइड 1.5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 8। तो हमने कह दिया फेयर वैल्यूएशन सरप्लस कितना आ गया? 4 का। डेप्रिसिएशन को बोला मारो गोली, इग्नोर करो, तो हमारे पास सर ये आ गया 4। अब अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो इसकी बैलेंस शीट में पीपी साफ है, 3 के पीपी आ जाएंगे हमारे पास। फ्रेंचाइज को अलग से रिकॉर्ड करेंगे हम। पीपी को अगर हम देखें तो हमने कह दिया कि हमारे पास ये आ गया। इसके बाद पीपी में से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला 6 माइनस होगा, सही है। P95 इसकी फैंस की प्लांट की एडजस्टमेंट ऐड होगी, 5 की ये ऐड होगी और एक, 3 चीजें ऐड होंगी और एक लेस होगी, सही है। सरप्लस 4 का ऐड हो जाएगा। फिर आए गुडविल। हमारे पास गुडविल कौन कौन सी आ गई सर? 30 और 8। फिर आगे फ्रेंचाइज 7 है। इन्वेस्टमेंट इन सितिन जो रिमेनिंग है वो 13 की है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 8 की, और हमने कहा था करंट एसेट में कोई इशू नहीं है। सेम गोज हियर। 430 57.98 एनसीआई। तो सर एनसीआई हमारे पास कौन कौन से? तो 86.2, और दूसरा जो हमारे पास एनसीआई आ गया था 54, सही है, नया उसके अंदर की वजह से ये भूलना नहीं था हमें। इसी तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई, 3 की ऐड, ये ऐड, और इसके अंदर हमने कहा प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास कौन सी आ गई सर? 7 की एक लाइबिलिटी हमारे पास आ गई है, और दूसरी कह रहा है P96 हमारे पास आ गई है 25 की कंटिजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, क्योंकि 30 की ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, 30 की हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, अब हमें 25 की रिकॉर्ड करनी है, सही है ना। तो सर ये हो गया हमारा सवाल। ये हमने एक सेगमेंट कंप्लीट किया, कौन सा? कुछ नहीं से अपना बनाना, अपने से मजीद अपना बनाना, मजीद अपने से थोड़ा कम अपना बनाना, और थोड़े कम अपने से बिल्कुल ही निकाल देना, है ना सर। तो ये एक सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे नए कॉन्सेप्ट्स, ये भी आपको ग्रुप में मिल भी जाएगा, और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे फिर अगले कॉन्सेप्ट। साथ साथ में उम्मीद कर रहा हूँ आपकी रिकॉर्डिंग सही चल रही होंगी कंसोलिडेशन के अलावा वाली। ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।